ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सियासत। सरकार जिस सीबीआई को स्वतंत्र कहते हुए खुद को बेकसूर बता रही है, उन्हीं के दावों पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात कही। मतलब साफ है, सीबीआई सरकार की तोताराम। कोयला आवंटन में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उसी हलफनामे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। साथ ही सीबीआई को भी तल्ख लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी यहां पर की है। सरकार को साफ तौर दो टूक ये बात कह दी है कि अगर आपको इस तरह से काम करना है तो ये चीजें नहीं चलेंगी। कुछ आगे जिम्मेदारी दिखाते हुए चीजों को बदलने की कवायद करनी होगी। लेकिन सरकार के ऊपर इस पूरी बात का कितना असर होता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने पल्ला झाड़ा है इस पूरे मुद्दे से और उनका कहना है कि कानून मंत्री के कहने पर वे मिले थे। यानी सरकार के ऊपर जो बात अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी खड़े करती है कि आखिर सीबीआई की स्वायत्तता की बात क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं सीबीआई को स्वायत्त छोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है वो एक तोते की तरह है। यानी मालिक जो तोते को बोलता है वही तोता बार बार रटता रहता है, वही तोता बार बार बोलता रहता है। मुसीबतें इस पूरी बात से सरकार के आने वाले वक्त में कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी देश का की सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है। और सरकार के ऊपर इसका असर किस तरह से होता है, या क्या पुख्ता कार्रवाई सरकार इस पूरे मसले को लेकर के करती है, या फिर सरकार के कानों में जूं तक रेंगेगी कि नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पहले कई मुद्दे भी जिसके ऊपर हिदायत दी जाती है या फटकार लगाई जाती है सरकार को, सरकार का रवैया कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक उसको लेकर के नहीं होता है। या फिर यूं कहें कि आने वाले दिनों के अंदर या जब इस तरह की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय करता है उसके बाद कोई पुख्ता कोई कड़ा कदम सरकार नहीं उठा पाती है, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए इस काम को किया। पर अब जब इस मसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, सीधे सीधे दो टूक शब्दों के अंदर कह दिया है सीबीआई को स्वतंत्र करना जरूरी है। अगर सीबीआई स्वतंत्र नहीं रहेगी तो मामले ऐसे लटकते रहेंगे और सीबीआई की स्थिति बहुत खराब हो। कई मसलों के अंदर सीबीआई गेहूं में गुन की तरह भी पिस जाती है। सीबीआई को स्वायत्त होना बहुत जरूरी है। तमाम नेताओं की बात करें हम तो वो भी यही कहते आ रहे हैं, पर जब बात लोकपाल बिल की आती है और लोकपाल बिल के अंदर ये मसला उठता है, उसके अंदर बीजेपी भी नहीं चाहती कि सीबीआई स्वायत्त हो और कांग्रेस का भी रुख यही रहा है। तो अगर दो बड़ी पार्टियां इस देश को
के अंदर जो मौजूद हैं उनका यही रवैया है कमोबेश कि सीबीआई को स्वतंत्र न किया जाए या किया जाए तो तमाम तरह के उसके ऊपर इफ एंड बट्स लगा दिए जाते हैं। अगर इस तरह से काम होता है तो बड़े बड़े मुद्दे, जो बड़ी बड़ी मछलियां शिकंजे में फंसती हैं सीबीआई के, वो बच करके निकल जाती है, न्याय मिलता नहीं है और जो देश को करोड़ों रुपए का चूना लगता है सो अलग, जैसा कि कोलगेट मुद्दे के अंदर हुआ। और अश्विनी कुमार के ऊपर तो कोई तल्ख टिप्पणी डायरेक्टली नहीं मिली, पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि सीबीआई को जब तक आप स्वायत्त नहीं करेंगे वो तोते की तरह रहेगी और तोते की तरह बातों को दोहराती रहेगी। यह भी कहा गया है कि सीबीआई के कई मालिक हैं, एक मालिक नहीं है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है या कोई एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसी कमेटी नहीं है जो सीबीआई चलाती है, सीबीआई को चलाती है। सीबीआई हर जगह से प्रेशर में रहती है, यानी कि जो भी मुद्दे या जो भी खासकर पॉलिटिकल या राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं अगर सीबीआई के पास में जाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सिंधुवानी की बात जो रहती है उसके ऊपर भी इशारा किया है। यह भी बहुत गौर करने वाली बात है और यह भी समझने वाली बात है। जरा समझिए इसको, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हर एक मायने के अंदर सरकार के सामने सवाल खड़े करती है। सिर्फ इस टिप्पणी से यह कह देना सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं दिखता है कि वाकई स्वायत्त किया जाए सिर्फ सीबीआई को। तो हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार शंकर अरनिमेश जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। शंकर जी, बहुत तल्ख टिप्पणी यहां पर हुई है, पर क्या सरकार के कानों में जू रेंगेगी? देखिए सिद्धार्थ, इसके बाद कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जो एजी ने एक तरह से उस समय सीबीआई डायरेक्टर ने ठिकरा फोड़ा था, आज एजी ने ठिकरा फोड़ा है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास ऑप्शन नहीं है और कर्नाटक का वेट किया जा रहा था और सोनिया गांधी ने भी आज जिस तरह से नाराजगी जताई है, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद जो एक कैबिनेट में फेरबदल होनी है, एक छोटा सा फेरबदल होगा, उसमें मुझे लगता है कि इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा अश्विनी कुमार को, क्योंकि सरकार की बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट करा चुके हैं कानून मंत्री जी। पर क्या वाकई शंकर जी लगता है कि सीबीआई या ये सरकार के रुख को देख के आपको लगता है कि सीबीआई के ऊपर कोई कड़े कदम उठाए? क्योंकि ये विडंबना ही है इस देश की कि दोनों पार्टियां जो हैं, भले भाजपा हो या कांग्रेस हो, सीबीआई की स्वतंत्रता के ऊपर खुलकर नहीं बोलती है, चाहती नहीं कि स्वतंत्र हो। निश्चित तौर से देखिए, कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ से जाने दे। और देखिए, ये जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो इसमें एक बहुत बड़ी मांग थी कि सीबीआई की ऑटोनॉमी बहाल की जाए, उसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए, लेकिन उस समय भी सरकार तैयार नहीं हुई थी। तो सीबीआई की ऑटोनॉमी, तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को ऑटोनमस बनाने जा रही है सरकार, लेकिन हाँ, इस कांड के बाद पहली बार सीबीआई ने कोर्ट में एडमिट किया है कि भाई वो मैनिपुलेट होती है, उसे मंत्री का आदेश मानना पड़ता है, मैनिपुलेशन होता है, मीटिंग होती है। तो मुझे लगता है कि जो इतने सालों से लगातार विपक्ष कहता रहा है कि सीबीआई को मैनिपुलेट किया जाता है, वो पहली बार एस्टैब्लिश हुआ है। खुद सीबीआई के डायरेक्टर ने एस्टैब्लिश किया है इसको कोर्ट में, और ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में जितनी भी सीबीआई ट्रायल करेगी उस पे विपक्ष और जो बाकी पार्टियां हैं उस पे उनकी कड़ी नजर रहेगी कि उन केसों को भी मैनिपुलेट न किया जाए। शंकर जी, कैसे समझें इस पूरी राजनीति को? अब चूंकि जब तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कैसे अब आगे की राजनीति बदलती देखते हैं आप? देखिए, आगे की राजनीति, चूंकि संसद का सत्र जो सबसे क्रूशियल था सरकार के लिए, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। अगला जो सेशन होगा वो मानसून सेशन होगा, लेकिन कांग्रेस को एक ब्रदर मिला है आज कर्नाटक के रिजल्ट से। लेकिन 2 मंत्री इस समय कांग्रेस के जिनको हटाना पड़ेगा, अश्विनी कुमार और पवन बंसल, दोनों रडार पे हैं विपक्ष के, और खास तौर से सुषमा स्वराज ने शर्त रखी हुई है कि जब तक इनको आप हटाएंगे नहीं तब तक जो डेडलॉक है विपक्ष और सरकार के बीच में वो खत्म नहीं होगा। तो जो फेरबदल होता दिख रहा है, मुझे लगता है कि 10 से 11 तारीख के बाद जो फेरबदल होगा उसमें इन दोनों मंत्रियों को हटाना होगा। और जो करप्शन का एक बड़ा इशू है वो लगातार राडार पे है, और कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में जो जिन स्टेट में इलेक्शन होने हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड का सबसे पहला, कर्नाटक के बाद इलेक्शन जुलाई में होना है, तो वहां पे ऐसी अगर स्थितियां बनी रही, करप्शन के केसेस पे मंत्री अगर जाते रहे कैबिनेट से, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी फजियत की स्थिति होगी कि सबसे भ्रष्ट सरकार का जो तमगा है मनमोहन सिंह सरकार पे लगता रहा है वो और रेटिफाई होगा। शंकर जी, सीबीआई की अगर हम बात करें, जो यथास्थिति सीबीआई की बनी हुई है कि वो दोधारी तलवार के ऊपर है, वो काम करे तो दिक्कत होती है, ना करे तो दिक्कत हो जाती है, कैसे देखते हैं इसको सीबीआई के लिए आने वाले दिन? देखिए, सीबीआई के लिए जो फिलहाल जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी ब्राइट ऑफिसर हैं और उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं लगाए जाते, काफी ईमानदार ऑफिसर कहे जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने कोर्ट में सरकार को फंसाया है, जो भी उनकी कंपल्शन रही हो, और उसके कारण सरकार की एम्बैरेसमेंट हो रही है। आने वाले दिनों में सीबीआई के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि उनके जो ऑफिसर हैं मंत्री के आगे झुके ना, और आने वाले दिनों में जितने भी ट्रायल हो रहे हैं, पहली बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश हो चुका है, तो वैसे केसेस की जहां पे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग खुद कर रहा है उनके करप्शन के केसेस की, उन केसेस में सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो एक निष्पक्ष जांच करें, वरना ऐसी फजीहत की स्थिति बार बार हो सकती है सरकार के लिए और सीबीआई के लिए भी। अब बहुत बड़ी चुनौती यहां पर यह भी है शंकर जी, सीबीआई के सामने के जो और बड़े मुद्दे हैं जिनके अंदर संलिप्तता है बड़े कांग्रेस के नेताओं की, या फिर बड़े नेता जो फंसे हैं, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ पुख्ता तरीके से निकल कर क्या है? निश्चित तौर से सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके ऊपर देखिए उनके मंत्री होते हैं और सीबीआई उनके अधीन आती है, तो वैसे स्थिति में वो कैसे अपने सरकार को भी खुश करें और एक निष्पक्ष जांच भी हो, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को मॉनिटर कर रहा है। तो तीन पक्ष हैं जिसको कि सीबीआई को सेटिस्फाई करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना, सरकार को करना होगा, और निष्पक्ष जांच हो, इसकी भी एक क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो सीबीआई के सामने चैलेंज बड़ा है, और वैसी स्थिति में देखना होगा कि जो फिलहाल जो डायरेक्टर हैं या आने वाले दिनों में जब ये रिटायर होते हैं, नए डायरेक्टर होते हैं, वो कितनी ऑटोनॉमी बरकरार रख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर अनिमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से हमने अभी बात की, वरिष्ठ पत्रकार शंकर अनिमेश भी बता रहे थे कि सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती, और वाकई सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती इसीलिए भी है कि सीबीआई लगभग एक तरह से सैंडविच हो जाती है जब कभी भी बड़े मुद्दों की बात आती है। विपक्ष ये कहता है सीबीआई मुद्दे उठाती नहीं, सीबीआई काम नहीं करती, सीबीआई के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, पर जब सीबीआई काम करती है और जब रिजल्ट नहीं आता तो ये बात तब फिर उठ खड़ी होती है कि आखिर सीबीआई काम किस तरह से कर रही है देश के अंदर। सरकार के अंदर सीबीआई आती है, ये बात सब जानते हैं, और सीबीआई को कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिशा निर्देशित किया जाता है या किया जाता होगा, जिसके ऊपर बड़ी बहस एक चल पड़ी है कि आखिर सीबीआई काम किस तरह से करती है। तो ये जो ढर्रा हमारे सामने सीबीआई का बना हुआ है, ये जो एक कार्यशैली हमारे सामने सीबीआई की बनी हुई है, या फिर जब बड़ा कोई मंत्री फंसता है या बड़ा नेता के ऊपर कोई कार्रवाई होती है और उसकी जब जांच होती है और सीबीआई आगे बढ़ती है, उस आगे बढ़ने के दौरान तमाम तरह के छोटे मोटे पहलू से, जमीनी हकीकत से जब वो रूबरू होती है, उस दौरान क्या परेशानियां सीबीआई के सामने आती है और कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। ये सब देख करके बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी है, जो सीबीआई की बात करती है और ये कहती है कि सीबीआई अपना काम कर रही है और जांच हो जाने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। तो सरकार के ऊपर भी अब ये बात आ गई है कि सरकार की नैतिकता भी अब यहां पर है कि आने वाले दिनों के अंदर सीबीआई को लेकर के वो किस तरह से काम करती है, अपने मंत्रियों को लेकर के वो किस तरह से काम करती है, कैसा संदेश वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसको लेकर के देती है। तो कोई एक बात यहां पर नहीं है सरकार के लिए फिलहाल, यानी यूपीए सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यूपीए सरकार अभी भी कटघरे में खड़ी है, उनके मंत्री भी कटघरे में खड़े हैं, पर आने वाले दिनों के अंदर क्या इतना सरकार के अंदर अभी दम है, इतना सरकार के अंदर ये चीज, उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि वो इन चीजों को बदलते हुए कुछ ऐसा करे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम ही जताई जाए, इसकी संभावनाएं तो बहुत ही कम है, क्योंकि सीबीआई को लेकर के जब जांच की बात आती है तब तो सब हाँ हाँ कर देते हैं, पर जब सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात आती है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का स्टैंड इस मसले पर बिल्कुल एक है। शायद इसी स्टैंड के ऊपर दोनों एक साथ खड़े होते हैं, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं होते कि सीबीआई को स्वायत्त न किया जाए। और अन्ना के आंदोलन को याद आप कीजिए, उस आंदोलन से जब यह बात चली थी तब यह बात इसके अंदर थी और एक बड़ा मुख्य मुद्दा था लोकपाल बिल का कि सीबीआई को आप स्वायत्त कर दीजिए और देखिए फिर देश के अंदर कैसे नेता निकलते हैं बाहर और कैसे पैसा बाहर आता है। पर अब जब सीबीआई की स्वायत्तता के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या कानों के ऊपर जू रहेंगी कांग्रेस सरकार की, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और सीबीआई के रोल को किस तरह से देखा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जो आने वाली इन्वेस्टिगेशन है या जो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सीबीआई की जांच के अंदर है, उनके कार्यक्षेत्र के अंदर आई है, जिनके अंदर बड़े नेता फंसे हुए हैं, उन सबको देखते हुए सीबीआई आके कैसे काम करती है और उन पूरे मुद्दों के ऊपर कितनी तेजी से काम होता है, ये भी एक बड़ी चीज होगी जो इस देश की राजनीति को भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर तय कर सकती है। तो ये मान के चलिए कि अब प्रेशर दोनों के ऊपर है, भले सरकार हो भले सीबीआई हो, क्योंकि बिल्कुल दो टूक लहजे के अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को साफ कर दिया है। तल्ख लहजे में तोते की संज्ञा यहां पर दे डाली है, कहा है कि सीबीआई जो है वो तोता है। ये वो तोता है जो अपने मालिक के कहने पर वो सारी बातें दोहराता है जो मालिक कहता है, यानी अगर वो हां कहे तो हां और ना कहे तो ना।
जब इस तरह की टिप्पणी किसी देश की सर्वोच्च संस्था, खासकर भारत में अगर सरकार के ऊपर करे तो वाकई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बन रही हैं हमारे साथ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। सियासत की बात हो रही है और बात हो रही है कि किस तरह से तोताराम बन चुकी है सीबीआई। ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो तोताराम है, और तोता जो मालिक कहता है तोता वही रिपीट करता है। और बात करने की हम कोशिश करते रहेंगे आगे भी इस पूरे मसले के ऊपर, इसको तफसील से उठाने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों के अंदर अब कार्यशैली किस तरह से चलती है सीबीआई की, सीबीआई कैसे काम करती है, और जो मुद्दे अभी लंबित पड़े हुए हैं या जो मुद्दे अभी सीबीआई के पास में है उसको लेकर के कितनी चुनौती के साथ या कितनी इच्छा शक्ति के साथ अब सीबीआई काम करती है। क्योंकि अब हर एक जो निर्णय आगे आएगा बड़े बड़े मामलों के अंदर सीबीआई के ऊपर, उन पर प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। हमारे साथी संवाददाता अरुण धांटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। अरुण, बहुत तल्ख टिप्पणी है, पर ये जूं रेंगती फिलहाल सरकार के ऊपर दिखती है क्या? क्या लगता है सियासी जो गलियारे हैं उसके अंदर कैसी सरगर्मियां नजर आती हैं? अरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। अरुण, मेरा सवाल बड़ा सीधा है जी। जो तल्ख टिप्पणी आज की गई है उसके बाद में एक आगे की जो राजनीति है इस देश की वो बहुत कुछ करवट लेगी। आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम नेता से आप मिले होंगे, कैसा बॉडी लैंग्वेज है कांग्रेसियों का खासकर?
देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फटकार लगाई है, साफ तौर पे ये कहा है कि सीबीआई जो है वो एक तोते की तरह काम कर रही है सरकार के, और इसके बहुत सारे मास्टर्स हैं। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक लंबे समय से हम ये कह सकते हैं कि सरकार को और सीबीआई को कटघरे में ले रही है, उसके हिसाब से आज तमाम चीजें जो कोर्ट ने साफ की है और ये कहा है कि आखिर सीबीआई का काम करना इन्वेस्टिगेशन करना है, ना कि रिपोर्ट शेयर करना। तो तमाम तरह की चीजें हैं, अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के लिए खास तौर पे जिस तरह से कर्नाटक के चुनावी नतीजे आए, एक तरह से खुशी का माहौल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने जिस तरह से ये रिपोर्ट पेश की, और खास बात इसमें यह है कि जो आपके एजी हैं उन्होंने ये कहा है कि जी हाँ, रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कानून मंत्री के कहने पर जो है वो मंगवाई थी। तो तमाम तरह की चीजें अब सीधा जो निशाना है, चाहे वो सीबीआई हो, एजी हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, वो तमाम तरह की चीजें जब सरकार के ऊपर मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब खतरा। जी जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तोता की बात कही है, तोता की संज्ञा से यहाँ पर परिभाषित किया गया है, क्या लगता है आपको? डायरेक्टली अश्विनी कुमार के ऊपर कुछ कहा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी सरकार को घेरा है, तो सरकार इसे किस तरह से ले सकती है? देखिए, क्योंकि अब जिस तरह की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, एजी का ये कहना, वानमती का कि हाँ, जो पहले ये कह रहे थे कि मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, ना ही मैंने कोई मीटिंग अटेंड की है जो सीबीआई और कानून मंत्रालय और हमारे लोगों के बीच हुई, लेकिन बाद में जब उनका झूठ पकड़ा गया, जब सीबीआई ने हलफनामे में साफ कहा कि वानमती वहां मौजूद थे, हरीन रावल वहां मौजूद थे, कानून मंत्रालय के अधिकारी वहां मौजूद थे, ऐसे में अब उनका ये कहना कि कानून मंत्री के कहने पर जो है उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई सीबीआई से, तो कहीं ना कहीं जो है अब उनका नाम सीधे तौर पर इसमें आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अगर हम उनके इस्तीफे की बात चल रही थी एक लंबे समय से, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इसका इंतजार कर रही थी कर्नाटक का चुनाव किसी तरह से निकल जाए, और ऐसे में कर्नाटक के चुनाव में जो एक अच्छी जीत हासिल करना, और इसके बाद अब पवन कुमार बंसल और जो ये मामला है अश्विनी कुमार का, इन दोनों के फ्यूचर में क्या होगा, इन दोनों के ऊपर फैसला जो होगा वो अब बहुत सोच समझ कर यहाँ पर कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि अगर वो इस समय इस्तीफा नहीं लेती है तो हमेशा के लिए मुद्दा बीजेपी अन्य पार्टी के पास बना रहेगा कि आपकी जो सरकार में इस तरह के मंत्री हैं। लेकिन अगर वो इन मंत्रियों का इस्तीफा ले लेती है तो कहीं ना कहीं एक बला से वो छूट सकती है कि हाँ, ये हमारे करप्ट मंत्री थे, इनको हमने निकाल दिया। लेकिन अब सारी चीजें जो है वो सरकार के ऊपर है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले के बाद क्या एक्शन वो लेती है अश्विनी कुमार के ऊपर या जो पवन बंसल के ऊपर जांच चल रही है, तो तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि इस खुशी के माहौल में वो किस तरह से जो है अपने मंत्रियों के ऊपर जो है, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री काफी क्लोज माने जाते हैं ये दोनों ही मंत्री, तो अब उनके ऊपर किस तरह से फैसला लेती है, ये बहुत अहम होगा देखना। जी अरुण, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उससे तो साफ ये भी समझ में आता है कि मंत्री भी झूठ बोलते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कह दी कि मंत्री झूठ बोलने से भी नहीं कतराते, इससे भी बचना होगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह से आपने उसके ट्रस्ट को ब्रीच किया है, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो है विश्वास तोड़ा गया है, और विश्वास सिर्फ ना कानून मंत्रालय के अगर हम अधिकारियों की, कानून मंत्री, और सबसे बड़ी बात यह कि जो लॉ के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आपके एजी, उन तमाम लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ कहा है जिनसे उम्मीद नहीं थी न्यायालय को, तो इससे आप क्या कहेंगे? इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट का खोया है वो हर किसी से नाखुश है, सीबीआई से वो नाखुश है कि आखिर आपने रिपोर्ट शेयर क्यों की, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, मैंने आपसे रिपोर्ट मांगी, आपने हमारे सामने जो रिपोर्ट लाई उसमें बदलाव किए गए, और आपका फिर ये कहना है कि रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। आपके अधिकारी ये कहते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं है, ये मेरी गारंटी लेता हूं, उसके बाद वो मुकर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ रिपोर्ट शेयर हुई है। तो इस तरह से आप न्यायालय का मजाक बना रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, सभी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने घेरे में लिया है, चाहे वो कानून मंत्रालय हो, सीबीआई हो, या उनके जो है वो न्याय के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं। तो तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होगा जब ये सुनवाई खत्म होती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या इसकी गाज जो है वो सीधे तौर पर सरकार के मंत्री के ऊपर गिरेगी। जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को जीत मिली है, क्या आपको लगता है कि उस जीत से क्या ढकने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मुद्दे को? देखिए, अगर आज की बात करें, देखिए जिस तरह से सुबह से जो माहौल था और जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जो है एक, जिसे हम कह सकते हैं 8-10 साल बाद जो है वो कर्नाटका में वापसी की, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं राष्ट्र की पॉलिटिक्स में कि कांग्रेस के जिस तरह से चार्जेस सामने आ रहे हैं, 2G चार्ज हो, रेल मंत्रालय का घोटाला हो, या कोल ब्लॉक का आवंटन का घोटाला हो, तो तमाम चीजें, ऐसे में यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाना, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ, कहीं ना कहीं मोरल बूस्टर जरूर है ये कांग्रेस के लिए
चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से उनके मंत्री घेरे में आ रहे हैं आरोपों के, क्या उनका इस्तीफा वो जल्द लेती है, अपने आप को जो है वो इन तमाम चीजों से दरकिनार करती है, या उन्हें बरकरार रखती है जिस तरह का फिलहाल उन्होंने स्टैंड रखा हुआ है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जो है वो उनके डिफेंस में आए हैं, अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल के। सोनिया गांधी हालांकि ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपना वो करे, अपना स्टैंड क्लियर करे, क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस खुशी के मौके के बाद क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खुशी का मौका है कांग्रेस के लिए, लेकिन उन्हें साथ ही साथ में ये भी सोचना है कि देखिए तमाम चीजें एक ही दिन हो रही हैं। कोर्ट में आज ही फैसला आना था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक एनवलप में, क्लोज्ड एनवलप में अपनी रिपोर्ट देनी थी, क्या कुछ चेंज किया है, और ऐसे में आज ही नतीजा आना था। तो तमाम चीजें कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो है वो इकट्ठी आई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से वो इन तमाम चीजों को टैकल करती है, और अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या आता है, किस तरह की फटकार जो है वो सरकार या सीबीआई को लगती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के से। जी अरुण, विपक्ष काफी खुश होगा, ये बात लगातार वो कह रहा है, ये बात उठाता जा रहा है। हालांकि वो भी नहीं चाहता कि जो तोता यानी सीबीआई है उसको स्वतंत्र किया जाए, पर आज तो इस बात को लेकर के उन्हें घेरने का मौका तो मिल ही गया कि तल्ख टिप्पणी हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए विपक्ष तो पहले से इस चीज की मांग कर रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो आज जो याचिका करता है, पिटिशनर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो है एक एसआईटी की मांग की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की है। और अगर हम खासतौर पे भाजपा की बात करें तो सुषमा स्वराज ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्यों ना इसमें जो है एक एसआईटी की टीम की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो मांग की जाए। क्योंकि जब आप 2002 के गुजरात दंगों की बात करें उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी की मांग की गई थी, और ये तो इतना बड़ा घोटाला है, तो इसमें भी जो है एसआईटी की टीम बननी चाहिए। तो वही चीजें हैं, वो पहले से ही जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो उन्हें लग रहा था शायद कर्नाटक में उनकी सरकार कुछ बन जाए, तो अब वहां से भी वो अपना हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में अब तमाम मंत्री जो इनकी इस्तीफा नहीं देते, जो फंसे हुए हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो कहना कि और जो है इनका रुख पुरजोर हो सकता है विपक्ष का खासतौर पर। जी अरुण, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के ऊपर भी बात कही गई है, उनके ऊपर भी क्या लगता है रुख जो है तल्ख रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट का? जाहिर तौर पर उन्हें रुख अपना जो है वो सख्त करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ बर्ताव किया गया है, खासतौर पे जो अगर हम ये कहें कि न्यायालय के जो उच्च अधिकारी हैं, एजी हैं और आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के ऑफिशियल्स हैं, आला अधिकारी हैं। उनसे इस तरह की उम्मीद करना कि वो सुप्रीम कोर्ट की, जिन्हें हर एक प्रक्रिया का पता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस तरह की उसमें चीजें होती हैं, वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ कहते हैं। ऐसे में उनके ऊपर भी कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जो भी कोई फैसला लेता है वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम पहलुओं को देखते हुए चीजों को उसके बाद फैसला लेता है। फिलहाल ये कह पाना कि उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और क्या कुछ उन्हें सुप्रीम कोर्ट कहे, इस पर अभी कहना कुछ सही नहीं होगा। जी अब अरुण, जितने मामले, बड़े बड़े मामले फिलहाल सीबीआई में लंबित हैं या फिर चल रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, इन सब टिप्पणियों के बावजूद, पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, क्या सीबीआई फुटबॉल बन गई है? जाहिर तौर पर देखिए, सीबीआई ने जिस तरह से अपना पहला हलफनामा जब दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जब कोर्ट को ये लगा कि नहीं, जो रिपोर्ट पेश की गई है, जब ये खबर सामने आई थी कि उसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मांगा कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, कि हलफनामा दीजिए कि आपने क्यों ऐसा किया, क्या बदलाव है, उस समय सीबीआई ने साफ कर दिया था कि हाँ, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था, हमने रिपोर्ट तैयार की थी। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो हलफनामे में, जो दूसरा हलफनामा था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हाँ, फरवरी में जो है वो 2013 में कानून मंत्रालय ने जो है उन्हें बुलाया था, वहां उन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर की है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिकंजा पूरी तरह से सरकार का है। जिस तरह से हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से कहते हैं, मायावती हमेशा जुड़ने के लिए अरुण, और हमसे बात करने के लिए। चलिए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं इस वक्त की। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर ट्वीट किया है और अटॉर्नी जनरल के ऊपर उनका ट्वीट आया है और कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे, यानी इस्तीफे मांगने की कड़ी के अंदर अब अटॉर्नी जनरल का नाम भी जुड़ चुका है। कानून मंत्री भी इस्तीफा दें, ये बात वो पहले भी कह चुकी, पर अटॉर्नी जनरल के बारे में उन्होंने ये बात कही और ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर, और उनका कहना है कि इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस्तीफे की फहरिस्त है बीजेपी की, इस्तीफे मांगने की फहरिस्त के अंदर अब एक और नाम जुड़ चुका है अटॉर्नी जनरल का। जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जिस तरह से सरकार को फटकार लगाई गई है, उसके बाद सुषमा स्वराज का ये पहला ट्वीट। कानून मंत्री तो इस्तीफा दे ही, साथ ही अटॉर्नी जनरल को भी अब अपने पद को छोड़ देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ऊपर इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता दिखेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले भी जब इस्तीफों की बात आई थी तो वो कह चुकी है कि रोग हो चुका है भाजपा को, बीजेपी को बार बार इस्तीफे मांगने का।
उनकी माने तो अब इस रोग के अंदर एक और कड़ी जुड़ गई है, एक और नाम जुड़ गया है अटॉर्नी जनरल सुषमा स्वराज। लोकसभा में नेता विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल अब अपना पद छोड़ दें, क्योंकि इतनी ज्यादा किरकिरी जब हो चुकी है, न सिर्फ सरकार की, न सिर्फ कानून मंत्री की और अटॉर्नी जनरल की भी। इशारों में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि आप झूठ न बोलें या विश्वासघात तक की संज्ञा दी गई है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर सुषमा स्वराज का ट्वीट आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अटॉर्नी जनरल को कानून मंत्री के साथ अपना पद छोड़ देना चाहिए, यानी कानून मंत्री तो छोड़े ही, साथ में अटॉर्नी जनरल भी अब छोड़ दें अपने पद को। पर क्या इस ट्वीट को, क्या इस मांग को गंभीरता से लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो फिलहाल परिदृश्य हमारे सामने भारतीय राजनीति का नजर आता है, उस परिदृश्य के अंदर अगर हम देखें तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मान ही लिया जाएगा, इस बात को कहा जाएगा, इस बात को स्वीकारा जाएगा, क्योंकि इस्तीफे की मांग बार बार बीजेपी करती है और अब इसको लेकर के ज्यादा कोई असर पड़ता नजर नहीं आता है कांग्रेस के ऊपर। और सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है, अटॉर्नी जनरल को कहा कि अपना पद छोड़ें, इस्तीफा दें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगने के बाद कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को अब यह कहा गया है सुषमा स्वराज द्वारा कि अटॉर्नी जनरल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून मंत्री तो फंसे ही हैं, पर अब अटॉर्नी जनरल, उन्हें भी अपने पद को त्याग देना चाहिए। तो बयानों की कड़ी के अंदर एक और बयान ट्वीट आया है यहां पर सुषमा स्वराज का। बीजेपी नेता सतपाल जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। जैन साहब, क्या लगता है ये एक और जो ट्वीट सुषमा स्वराज का है उसे इतने गंभीरता से कांग्रेस लेने वाली है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार का ताल्लुक है, ये सरकार और कांग्रेस पार्टी तो जो एक शालीनता है, जिसे हम साधारण भाषा में शर्महिया बोल देते हैं, उसकी सारी सीमाएं लांघ रही है जी। ये मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही टिप्पणियां की थी। ये सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी कानून मंत्री अगर थोड़ा सा भी सम्मान अदालत का रखता है, कोई भी अटॉर्नी जनरल अगर थोड़ा भी सम्मान न्यायालय का और न्याय प्रक्रिया का रखता है, तो उसको एक सेकंड भी नहीं। पर जैन साहब, आपको लगता नहीं बार बार इस्तीफे की मांग करना अतिशयोक्ति हो रही है? अब आपको हल्के में लिया जा रहा है, आपको कुछ समझाया नहीं जा रहा है? देखिए, सच जो है वो बहुत कड़वा होता है, उसको स्वीकार करने में बहुत समय लगता है जी। जब सरकार बेशर्म हो जाए तो उसको एक ही बात के लिए बार बार दोहराना पड़ता है, और इस सरकार की हालत तो ये है कि 100 कोड़े भी खाएगी, 100 प्याज भी खाएगी, तो जाना तो पड़ेगा। हम तो उनको राय दे रहे हैं। महाभारत में कृष्ण ने कौरवों को कितना समझाया था, नहीं माने तो अंत में सारा परिवार समाप्त हुआ। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग अगर नहीं समझना चाहते हैं तो आने वाला समय उनको समझाएगा। और क्या करें, जब कानून मंत्री न्यायालय को मानने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री न्यायालय को मानने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है भारत की, उसके न्यायाधीश कह रहे हैं कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है, अपने मास्टर के लिए काम कर रही है, कानून मंत्री का या अफसरों का कोई अधिकार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था स्टेटस रिपोर्ट देखने का, फिर भी उन्होंने रिपोर्ट देखी है। और इसके बावजूद भी अगर सरकार, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कहें मैं ना मानूं, तो इससे और हमारे पास क्या विकल्प है, बताइए? नहीं लगता है कि कुछ कड़े कदम सरकार उठाएगी? अब सरकार को तो खुद ही उठाना पड़ेगा, सरकार को तो जाना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। ये तो क्लियर कट एक अदालत की अवमानना का मामला है। कांग्रेस को, सरकार को न्याय प्रक्रिया में कितना विश्वास है, ये इससे साबित होता है, और सरकार के दिन कितने रह गए हैं, इससे भी अंदाजा लगता है। नहीं, क्या लगता है अगर ये सभी लोग जिनके इस्तीफे की मांग आप लगातार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, जैसा अटॉर्नी जनरल की बात ही कह दी, सुषमा जी ने ट्वीट किया है, क्या बड़ा एक सड़कों पर अब बीजेपी उतरती दिखेगी आने वाले दिनों में? फिर इस मामले को तो हम सड़कों पर पहले भी लेकर जा रहे हैं, आगे भी लेकर जाएंगे, पूरा जन आंदोलन करेंगे जी, और इस सरकार को जाने पर मजबूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सतपाल जैन साहब जुड़े थे, हालांकि उन्होंने ये बात कही कि सरकार को जाना पड़ेगा, पर कर्नाटक के अंदर जो हुआ है वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पर यहां पर सरकार किस तरह से काम करती है तमाम अपने मंत्रियों को लेकर के देखना दिलचस्प है। चलिए थोड़े छोटे से अंतराल के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात एक और अहम खबर की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है एक और फटकार और इस बार लगाई है रविकांत के मामले में जो पूर्व सीबीआई अधिकारी है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें बहाल क्यों नहीं किया जा रहा, इन्हें बहाल किया जाए और इन्हें क्यों हटाया गया था, यह भी सवाल और यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रविकांत को बहाल करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई के पूर्व जांच अधिकारी हैं रविकांत और जनहित में उन्हें वापस बहाल करने की बात कही गई है। यह बात निकल करके आ रही है। यानी जो लगातार बातें उठ रही हैं सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर एक और कड़ी जुड़ गई है। रविकांत को बहाल करने की बात कही गई। ये पूर्व सीबीआई के अधिकारी हैं। कहा गया है कि इन्हें बहाल क्यों नहीं किया गया और इन्हें बहाल किया जाए, यानी कि अब इनकी बहाली लगभग हो जाएगी। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि इन्हें हटाया क्यों गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब कहीं से भी नर्म रुख सरकार के प्रति दिखाती नजर नहीं आती है। रविकांत की बात हो, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के पूर्व जांच अधिकारी रविकांत को बहाल करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। कोयला घोटाला मामले से जुड़ा हुआ रविकांत का काम पहले भी सबने देखा है और अब पूर्व जांच अधिकारी रहे हैं सीबीआई के। सीबीआई से आईबी में किया गया था उनका बदलाव और सुप्रीम कोर्ट ने रविकांत को बहाल किया। तो सरकार के लिए एक और झटका ये, जो निर्णय इस पूरे कोलगेट मामले के अंदर सत्तासीन सरकार ने उठाए थे, खासकर बहाली को लेकर के या ट्रांसफर करने को लेकर के, हटाए जाने को लेकर के, उसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे सख्त हो रही है। यानी यह एक कड़ा संकेत यहां पर दिया जा रहा है केंद्र सरकार को कि अब आप समझ जाइए, आप जिस तरह से काम होता है उस तरह से काम कीजिए, वरना चीजें को बदलने में देर नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी शुरुआत कर दी। सीधा सीधा यह फटकार है सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से। पहले भी तल्ख टिप्पणी हमने सुनी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई और अब बहाल कर दिया गया है। सीबीआई के पूर्व जांच अधिकारी हैं रविकांत। सीबीआई से आईबी में उनका बदलाव किया गया था और अब उन्हें बहाल किया जा रहा है। तो एक और झटका यहां पर सरकार के लिए। कोयला घोटाला मामला, ये घोटाला जो है गले की फांस तो था ही, पर अब ये फांस ना सरकार निगल पा रही है ना उगल पा रही है और ये फांस आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है तो इसके ऊपर बहुत सारे इसके मतलब भी निकाले जा सकते हैं। सीधा सीधा झटका यहां पर सरकार के लिए। रविकांत शुरुआत से जुड़े हुए थे इस मसले के अंदर और उन्हें हटाया गया, आईबी के अंदर भेजा गया और जनहित के लिए अब उन्हें कहा गया है कि बहाल किया जाए। तो यह भी पूछा गया कि हटाया क्यों गया था। तो आज दो बड़ी चीजें देखी हमने और ये दूसरी चीज जो रविकांत का मैटर है, इसके पहले अश्विनी कुमार की बात हो, दोनों के अंदर एक कड़ा संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया कि चीजों को इस तरह से लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता और ये रविकांत की बहाली बहुत सारे इशारे करती है। कोयले घोटाले मामले में आईबी के अंदर इनका ट्रांसफर हुआ था और अब इनकी बहाली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कड़ी फटकार। तो सीधे सीधे यहां पर विश्वसनीयता खोने की बात है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बातों को या उनके स्टेटमेंट्स को सुना जाए, उनके बयानों को देखा जाए तो उसके बाद यह साफ समझ में आता है कि विश्वसनीयता यहां पर सीबीआई खो चुकी है। यह बात निकल करके आ रही है और अगर सीबीआई विश्वसनीयता खोती है तो यह विश्वसनीयता खोने का पैमाना सरकार के ऊपर भी उतना ही लगता है जितना कि सीबीआई के ऊपर लगता है, क्योंकि सीबीआई काम करती है सरकार के अंडर ही और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करके ही सीबीआई अपने काम को आगे बढ़ाती है। तो ये झटका सीबीआई को तो है ही, पर सरकार के ऊपर सीधी सीधी फटकार है।
तो ये फटकार सिर्फ सीबीआई के लिए नहीं है, ये फटकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप सीधे केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि सीबीआई जो है वो काम कर रही है केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही। और अब जब ये बहाली हुई है, ये बहाली कई सवाल खड़े करती है। आने वाले दिनों के अंदर जब बड़े बड़े मसले सामने आएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सरकार की कार्यशैली या सीबीआई की कार्यशैली को कितना प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। ये दिलचस्प बात है और देश की राजनीति बहुत कुछ इससे तय होगी। फिलहाल सियासत में इतना ही। नमस्कार। जब जब भी पृथ्वी पर दुख का बादल छाता है और इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब तब पृथ्वी पर सबके दुखों को हरने हनुमान जी का एक भक्त आता है। और इस बार दुनिया के दुखों को हरने व हर इंसान के सपनों को पूरा करने के लिए सुश्री जया बालानी, जो कि सूर्य दिव्य केंद्र के संस्थापक हैं, इन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। जय हनुमान जी की। मैं जया बालानी, मैं सूर्य दिव्य केंद्र की संस्थापक होने के नाते सिर्फ आपसे भक्तों इतना ही कहूंगी, एक बार ये हनुमान कवच धारण तो करके देखिए, फिर देखिए सारी खुशियां कैसे आपके कदम चूमेगी। शांति के लिए, सुख के लिए, तरक्की के लिए हनुमान यंत्र, रोजगार के लिए हनुमान यंत्र, कारोबार के लिए हनुमान यंत्र, परिवार के कलह दूर करने के लिए हनुमान यंत्र, प्यार के लिए हनुमान यंत्र। आखिर इस हनुमान यंत्र में ऐसा क्या है कि सबके बिगड़े काम बनाता है? इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए, दुनिया के दुख मिटाने के लिए, हर पल साथ निभाने के लिए और सबके चेहरे पर मुस्कान पाने के लिए श्री सूर्य दिव्य केंद्र के महान पंडितों व महंतों ने दुनिया के कष्टों को दूर हटाने का बीड़ा उठाया है। हे भगवान, सारे दुख, सारे दर्द मेरे जीवन में ही क्यों लिखे? मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए और मैं इस भरी दुनिया में अपने बच्चों के साथ अकेली हो गई हूँ। मैं समय हूं। मैंने धनवान को निर्धन होते देखा है और निर्धन को क्षण भर में धनवान बनते देखा है। मनुष्य अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिल पाता। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा है श्री हनुमान यंत्र। एक बार जिस इंसान ने सच्चे मन से श्री हनुमान यंत्र को धारण किया है, उसके सारे बिगड़े काम क्षण भर में बन जाते हैं। जिसके पास भगवान श्री हनुमान जी की शक्ति हो, समय उसके अनुकूल चलता है और उसके सारे काम स्वयं बनते चले जाते हैं। जय बजरंगबली की। जो सबके जीवन को खुशियों से भरता है, जो सबको मंजिल तक पहुंचाता है, जिसके नाम से ही हर संकट टल जाता है, जो डूबते के लिए तिनके का सहारा है, उसको पाकर वो भी जीतता है जो सबसे हारा है।
जीवन में कुछ भी अपना नहीं है, एकमात्र वही हमारा है। जब जीवन में ना चले तंत्र मंत्र तो काम आता है सिर्फ हनुमंत यंत्र। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। आंधी हो, तूफान हो, पानी बरसे, बादल कड़के, भगवान के लिए इस भक्त की आंखें तरसें। कहते हैं कि भक्त की कठोर साधना का प्रसाद भगवान भक्त को ही देते हैं। ऐसे ही भगवान ने प्रसन्न होकर भक्तों के दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर आविष्कार किया है हनुमान यंत्र का, ताकि प्रभु का हर भक्त इसका लाभ उठा सके। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। सुख का फरमान है हनुमंत यंत्र, सबका अरमान है हनुमंत यंत्र। जीवन की विषम परिस्थितियों में रास्ता दिखाने वाला, जो टूट कर गिर गए हैं उन्हें उठाने वाला, आंखों में नए नए सपने सजाने वाला, यह है हनुमंत यंत्र। आपके हर कष्ट को हरता है। हनुमंत यंत्र पास होने मात्र से ही आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। भक्तों, श्री हनुमान यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में। इस मंदिर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने यहाँ आकर अपना शीश झुकाया और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। उनमें से एक राजा थे राजा अकबर, जिनकी मनोकामनाएं पूरी की प्रभु श्री हनुमान जी ने। अब समय आ गया है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका जीता जागता प्रमाण आप स्वयं देखें। जब मुझे हनुमान यंत्र के बारे में पता चला, मैंने किसी से पैसे उधार लेके इसको मंगवाया और इसने पहले ही दिन अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मेरे पति घर आ गए और उनकी तरक्की होगी और मुझे काम मिल गया। बस अब मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। संकट, बड़ा संकट और बहुत बड़ा संकट, सबको मात देता है हनुमंत यंत्र। सबके बिगड़े काम बनाता है हनुमंत यंत्र। परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, सबके लिए हनुमंत यंत्र। अगर आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हनुमंत यंत्र मंगाने के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और मंगवा लीजिए आपके घर लक्ष्मी लाने वाला हनुमंत यंत्र। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। घर में लक्ष्मी लाने वाला, घर में शांति लाने वाला, परिवार को जोड़ने वाला। जिस तरह सूरज एक होकर सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह हनुमंत यंत्र जीवन को एक नई दिशा देता है। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। अब हम बुलाते हैं उन महान शख्सियत को जो स्वयं श्री हनुमान जी के परम भक्त हैं, जो हमारे श्री हनुमान दिव्य केंद्र के यंत्र व हनुमान कवच से आपको क्या क्या लाभ होंगे वो आपको स्वयं बताएंगे। वो महान शख्सियत है महाभारत सीरियल के भीम, यानी श्री प्रवीण कुमार जी। सबसे पहले मेरी तरफ से मिस जया बुलाने, जो श्री हनुमत दिव्य केंद्र की संस्थापक है और जिन्होंने इस यंत्र की स्थापना की है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। ये सच है कि हनुमान यंत्र किसी भी आदमी की जिंदगी बदल सकता है, उसके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है, उसके दुखों का अंत कर सकता है। कठोर तपस्या द्वारा तैयार किए गए और लाखों लोगों की भलाई के लिए आप भी इसे मंगवाएंगे। ये एक यंत्र आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मेरा विश्वास है। आप स्वयं श्री हनुमान जी के परम भक्त हैं। क्या आपको लगता है कि इसको धारण करने से दुनिया के दुख दूर होंगे? यदि आपके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो चमत्कार जरूर होगा। सबसे पहले एक बात
और कहना चाहता हूं। इस यंत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक माध्यम हूं, केवल माध्यम। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इस यंत्र की स्थापना उस शक्ति ने की है, उस अदृश्य शक्ति ने की है जो सारी दुनिया को चलाती है। उनका नाम है पवन पुत्र हनुमान। भगवान हनुमान जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर मैं लोगों के सुखों का माध्यम बन रहा हूं तो ये कृपा भी भगवान हनुमान जी की है। प्रवीण जी, पर हनुमान जी की कृपा के लिए हनुमंत यंत्र ही क्यों? क्या इस यंत्र के बिना हनुमान जी अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे? देखिए, हमारे शास्त्रों और पुराणों में ये लिखा है कि किसी एक का माध्यम दूसरे की शक्ति बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी रावण से युद्ध जीतने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी। वैसे ही ये यंत्र एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसी उम्मीद है जिसको अपने पास रखने मात्र से ही इंसान की सोच बदल जाती है और फिर रास्ते खुलते हैं तो खुलते ही चले जाते हैं, खुलते ही चले जाते हैं। जो लोग इस यंत्र व कवच को लेना चाहते हैं वो इसे कैसे धारण कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे पंडित जी स्वयं आपको देंगे। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में रहा है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के अंदर कहा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, सतयुग हो या कलयुग हो। प्रत्येक युगों में निश्चित एक समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है। उस शुभ मुहूर्त में शुद्धिकरण करके जो मनुष्य मंगलवार के दिन में 12 बजे से पहले धारण करते हैं, हनुमान जी अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिस घर में भाई भाई का दुश्मन हो, घर में कलह का माहौल हो, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हो, या आपके घर में आपका कोई परिजन भयंकर बीमारी से पीड़ित है, या फिर आपके परिवार में कोई ऊपरी हवा से पीड़ित है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपने हनुमान चालीसा का एक दोहा तो सुना ही होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैं दावे के साथ लिखित रूप में आपको दे सकता हूं कि जितना पवित्र ये दोहा है उतना ही पवित्र प्रभु श्री हनुमान जी का ये यंत्र है, जो सदियों से हनुमान यंत्र के नाम से प्रचलित है। तो भक्तों, देर बिल्कुल ना करें। अपना व अपने परिजनों का यदि आप हित चाहते हैं तो श्री हनुमान यंत्र को तुरंत धारण करें। मेहनत और बुद्धि, इन सब के ऊपर क्या इस हनुमंत यंत्र को रखना ठीक होगा? देखिए, दुनिया में जीविका चलाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है और हर इंसान के पास बुद्धि भी होती है, लेकिन कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। और हनुमान यंत्र उस सोए हुए भाग्य को जगाता है जिसका ज्ञान स्वयं आपको भी नहीं होता। जिस तरह पृथ्वी के नीचे कुछ भाग में पानी है तो कुछ में तेल, जिस तरह वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि तेल कहां है, वैसे ही हनुमान यंत्र आपको एक मौका देता है कि आप अपने अंदर के भाग्य को, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। सर, यह यंत्र बाजार में मौजूद बाकी यंत्रों से किस प्रकार अलग है? देखिए, ये यंत्र कठोर तपस्या से तैयार किया गया है। ये यंत्र लक्ष्मी जी की कृपा ही नहीं करता, बल्कि आपके लिए सुख और शांति का मार्ग भी प्रदान करता है। मेरी फ्रेंड ने बताया ये हनुमान कवच के बारे में, तब से मैंने ये हनुमान कवच धारण किया, तब से मेरा काम सब कुछ बनते जा रहा है। थैंक्स फॉर हनुमान कवच। मैं पहले दिन रात शराब के नशे में चूर रहता था, लेकिन जब से मैंने हनुमान यंत्र धारण किया है तब से शराब पीने का मन ही नहीं करता। ये सब इस यंत्र का कमाल है। जय हनुमान जी। मैं फिल्मों में नाम कमाना चाहता था, मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन जब से मैंने हनुमान यंत्र धारण किया है तब से मैं एक सफल मॉडल हूँ। जय हनुमान जी की। खुशहाली का नाम है हनुमंत यंत्र, हर मंजिल का नाम है हनुमंत यंत्र, एक आशा का नाम है
हनुमंत यंत्र। हनुमंत यंत्र मंगाने के लिए आप अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर अपनी बुकिंग कीजिए। श्री राम भक्त हनुमान ने हर युग में जन्म लिया, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। हर युग में हर निर्बल का कल्याण किया। जिसने भी सच्चे मन से प्रभु श्री हनुमान जी का दरवाजा खटखटाया, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। प्रभु श्री हनुमान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हनुमान यंत्र ऑर्डर करने के लिए टीवी के स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर तुरंत ऑर्डर करें। इसके लिए आपको 10% की विशेष छूट मिलेगी। भक्तों, हनुमान यंत्र के साथ आपको हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति व 2 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड लॉकेट दिए जाएंगे, जिन्हें सूर्या दिव्य केंद्र के महंतों व पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, तथा हनुमान जी की वीडियो सीडी जिसमें हनुमान जी की संपूर्ण गाथा है। ये सब आपको बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। इनकी असल कीमत 5,000 से भी अधिक है, लेकिन सूर्या दिव्य केंद्र के द्वारा इसकी कीमत सहयोग राशि के रूप में केवल 3300 रुपए रखी गई है। इसके लिए आपको मिलेगी 10% की विशेष छूट। लक्ष्मी यंत्र, गणेशाय यंत्र, गायत्री यंत्र की ही तरह अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है महाशक्तिशाली यंत्र व कवच, जिसका नाम है हनुमान यंत्र। यह यंत्र किसी के लिए जादुई चिराग है, तो किसी के लिए सुख का द्वार, किसी के लिए नौकरी पाने का रास्ता है, तो किसी के लिए अपनी भगवान की आस्था, किसी के लिए भविष्य का अरमान है, तो सबके लिए सुख का फरमान है। अब समय आ गया है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी। स्वास्थ्य संजीवनी में आपके स्वास्थ्य के अचूक नुस्खे लेकर आपके जीवन बढ़ाने की औषधि और आपके निरोग रहने के, आपके रोग मुक्त रहने के कई सारे नुस्खे और अचूक उपाय लेकर हम सबके बीच आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर अनिल बंसल, जो कि विश्व के जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आप हमें कॉल करेंगे, आपके एसएमएस बहुत सारे आए हैं, हमारे दर्शकों ने जो हमें एसएमएस किए हैं वो एसएमएस भी हम लेंगे, और साथ ही डॉक्टर अनिल बंसल से आप कॉल करके जान सकते हैं अपनी बीमारी, अपने किसी भी रोग के बारे में, उसका इलाज और स्वस्थ रहने के अचूक नुस्खे। डॉक्टर बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ सुनीता जी हैं, हमारी दर्शक हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, बताइए। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आप तक आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क टूट गया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें, और हमारे इस प्रोग्राम में आपकी कॉल, आपके एसएमएस भी लगातार हम लेते रहेंगे। तो डॉक्टर बंसल, आज हम खास चर्चा करेंगे, हमारे दर्शकों को हम बताएंगे नुस्खे, अचूक आपके नुस्खे, आपके रामबाण नुस्खे और आपके 100% प्राकृतिक नुस्खे, जिनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आमतौर पर हमारे पास समस्या ये आती है कि लोग कहते हैं हमने एलोपैथी का बहुत इलाज कराया, हमने होम्योपैथी का सर बहुत इलाज कराया है, और उससे कहीं ना कहीं साल, 2 साल या 4 साल में उनका एक जो आत्मबल होता है वो कहीं ना कहीं हिलता है, उन्हें लगता है दवाइयां फायदा नहीं कर रही। तो ऐसे में जो हमारे नुस्खे रहते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के नुस्खे रहते हैं,
लंबे इलाज के बावजूद अब उन्हें दोबारा क्या वो वैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो बीमारी दूर कर सकते हैं? नहीं देखो, साइड इफेक्ट तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रही। जो घरेलू नुस्खे जो होते हैं वैसे तो ये पक्का इलाज होता है, क्योंकि हम कोई किताबी बातें तो बताते नहीं है। जब आदमी देखो उनसे थक जाए, हार जाए, देखो इलाज तो क्या होता है, थोड़े दिन आदमी ने क्या ठीक हो जाना चाहिए। और वो लंबे समय से अगर दवाइयाँ खाता रहा जो असर ही नहीं कर रही है, तो जो शरीर का जो वाइटल पावर है एक्चुअल में वो कमजोर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, वाइटल पावर को बढ़ाने के उपाय करते हैं। जितने भी ये जो प्राकृतिक उपाय हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये क्या करती है, ह्यूमन सिस्टम को, यानी वाइटल पावर को बढ़ा देती है। जब हमारी वाइटल पावर एक तरह से बढ़ने लग जाती है, बीमारियां अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाती है। वक्त लग सकता है, देखो अगर ज्यादा चीज कोई खराब है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगर थोड़ी कम खराब है तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। लेकिन जितने भी ये प्राकृतिक उपाय होते हैं या उपचार जो होते हैं, ये बड़े साइड इफेक्ट रहित तो होते ही है, कोई साइड इफेक्ट में होता नहीं है, लेकिन इफेक्ट बहुत जबरदस्त डालते हैं। और जब ये डालने लग जाते हैं तो आदमी बहुत जल्द एक तरह से स्वस्थ हो जाता है। जी चलिए, इस वक्त निर्मला जी से हम बात करते हैं। गुजरात से आपने कॉल किया है। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं जी। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी एज 18 साल है। हाँ जी। और मेरी ये तकलीफ रहती है, ये मेरी ब्रेस्ट हाई है। मैं 18 साल की एज में ही ये मेरी तकलीफ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? मतलब क्या कम है या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा है सर। देखो ज्यादा है तो क्या करें, वैसे तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं, पेट पे यहाँ पर ठंडी पट्टी बांधे, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो मतलब कई बार लेडीज बाद में ही बढ़ जाती है, वो तो बढ़नी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगी। और ये आप जैसे नहाने से आधा घंटा पहले मुल्तानी मिट्टी का पूरे पर लेप लगाए, फिर अपना नहाने लग जाए, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और ये अपनी साइज में धीरे 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 आने लग जाएंगी। ये उपचार करें इससे। और कई बार हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण भी बढ़ जाती है। तो क्या करें, जैसे ही सर्दी का मौसम आए उस टाइम में गाजर का, टमाटर का और चकुंदर यानी बीट का, इसका अगर आप जूस पिएंगे तो इससे जो हार्मोन्स की कई बार गड़बड़ी हो जाती है वो ठीक होने लग जाती है और ब्रेस्ट में भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और भी कोई भी जो बीमारी होती है हल्की फुल्की, वो लेडीज से संबंधित जो भी कोई परेशानी होती है वो भी उससे खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और आप सभी दर्शक जान सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं उपाय, अगर आपने बहुत लंबा इलाज किया है लेकिन आप अपने इलाज से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, या ऐसा होता है कि जितने समय आप दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या किसी भी तरह की आपकी औषधि हो, लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और उससे लंबे समय तक आपको आराम नहीं लगा है, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल बंसल आपके लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जो आप घर बैठे अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और आपके रोग को वो जड़ से खत्म करेंगे। डॉक्टर साहब, दवाई की हम बात कर रहे थे, आप वाइटल पावर की आप बात कर रहे थे। कई बार ऐसा भी होता, हमने देखा है कि कुछ बीमारियां लोगों को, जैसे साइनस की कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जुकाम की बड़ी दिक्कत होती है, बॉडी पेन या फिर बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग अक्सर एडिक्टेड होते हैं दवाइयों के। यानी कि डॉक्टर ने अगर कोई एलोपैथी की उन्हें मेडिसिन दे दी है तो उन्हें लगता है कि अब बस ये रामबाण है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो उस दवाई के आदी हो जाते हैं। जरा दर्द हुआ नहीं कि आपने वो गोली खाई, जब तक उस गोली का असर है तब तक दर्द ठीक है, फिर आपको दर्द होने लगता है। हाँ देखो, क्योंकि वही मैं ये बात बता रहा था, क्योंकि लंबे टाइम तक कोई भी दवाई और जो पेन किलर जो आजकल खाई जा रही जितनी भी, कितनों की किडनी खराब होगी, कितनों की किडनी खराब होगी, या क्रिएटिनाइन बढ़ने लग गया, या यूरिया बढ़ने लग गया, या और कोई तकलीफ आ गई, बार बार पेशाब जाने लग गए, या जैसे छींकेंगे तब भी पेशाब निकलने लग गया, या जैसे पेशाब करने जाते बीच में ही पेशाब आने लग जाता है, या रात को बार बार पेशाब जाने लग जाते हैं, तो ये समस्याएं धीरे धीरे आने लग रही है। क्योंकि उसके देखो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता, तो पेन किलर खानी ही पड़ती है। हम ये नहीं कहते भी नहीं खाओ, लेकिन अगर ये प्राकृतिक उपचार अपनाते हैं तो इन बीमारियों से मैं कह रहा हूँ बहुत हद तक ठीक होते हैं। एक तो अगर पेन है तो दर्द दूध में हल्दी डाल कर आप पिएंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी नहीं, मतलब दर्द धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। 1/4 चम्मच रात को दूध में हल्दी डाल के पिए, इससे क्योंकि शरीर में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा, एनर्जी के साथ साथ खून भी साफ होगा, और जो छोटी मोटी बीमारी है वो भी उससे खत्म होगी, जैसे एलर्जी है कोई भी बीमारी हो उससे खत्म होने लगेगी, और दर्द में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। पेन किलर से आप बच जाओगे, तो इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट पड़ने लग जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ एसएमएस भी हमारे पास हैं, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि दर्शक हमारे, आपने नाम तो नहीं लिखा है, यहाँ पर आपकी मोबाइल की लास्ट डिजिट में बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से आपने हमें एसएमएस किया है, आपके नंबर की लास्ट डिजिट है 22190। किडनी स्टोन का इलाज जानना चाहते हैं।
हाँ देखो, किडनी में स्टोन हो जाए इसका तो बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है और इतना अच्छा इलाज हुआ है। क्या ले, कलमी सोरा लिख ले, कलमी सोरा 10 रुपए का किसी भी दुकान पे मिल जाता है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी पंसारी की दुकान पे या जैसे परचून की जो दुकान रखते हैं उन पे मिल जाता है। कलमी सोरा लिया है और सोडे की बोतल दिन में कम से कम 10 या 12 सोडे की बोतल जो आप पीते हैं, सोडे की बोतल जैसे हो रहा है, वो एक चुटकी आपने डाली और पी ली। फिर 2 घंटे बाद एक चुटकी फिर उसमें कलमी सोरा डाला, फिर बोतल आपने भी, ये एक दिन में 10-12 बोतल पी ले और ये 4 दिन तक का इसका उपचार कर ले तो पथरी वैसे निकल ही जाती, मेल्ट ही हो जाती है। दूसरा क्या करे, 4 दिन के बाद 100 ग्राम के लगभग यानी 1 मुट्ठी के लगभग जो होते बारले हो जाते हैं, ये रात को पानी भिगो दे, उसी में 1 मुट्ठी कुल्थी की दाल भी डाल दे, कुल्थ की दाल बोलते हैं, कुल्थी की दाल बोल देते हैं, वो भी डाल दे, उसको पानी को रख दे रात को 2 किलो ये के लगभग ले ले। सुबह इस पानी को क्या करना है, दाल के समेत ही उबालना है, उसको अच्छी तरह उबाले। जब वो एक तरह से 200 या 250 ग्राम रह जाए, यानी 2 किलो का 250 ग्राम तक लगभग रह जाए उबल उबल के, उस पानी को निकाल लें। उसमें थोड़ा सा फिर कलमी सोरा आप डाल कर रोज पिए। अगर यही पानी जैसे बीच में बचा लिया तो दिन में भी पी ले शाम के टाइम में, तो इससे क्या होगा, पथरी धीरे धीरे मेल्ट होकर निकल ही जाएगी, दर्द भी आपका नहीं होगा। क्योंकि जो किडनी की देखो जो पथरी हो जाती है कई बार उससे भी किडनी खराब हो जाती है, तो संस्था की तरफ से उसका 4 महीने का सेट दिया जाता है, पथरी तो उससे निकल ही जाती है। लेकिन जो किडनी में इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, वो नहीं हो पाता। या जैसे मान लो आपकी पथरी निकल भी जाए, साथ में 4 महीने एक बार उपचार कर ले तो किडनी की कोई भी प्रॉब्लम उससे रहेगी ही नहीं। और इस वक्त डॉक्टर हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। ओपी मिश्रा जी, आपका स्वागत है। अच्छा जी बताइए। हाँ डॉक्टर। हाँ सर। हाँ सर, मेरे लिए सोराइसिस है, आपका सोराइसिस। अच्छा, सोराइसिस है। हाँ सोराइसिस। हाँ जी, कब से है सर, कब परेशान हूँ ना। कब से है ये बीमारी? ये लगभग 1 साल हो गई। अच्छा 1 साल, चलो थोड़े ही दिन हुए अभी तो। क्या करना आपने, लिख ले, नीम के पत्ते ले आना, नीम के पत्ते, उसे रात को पानी भिगो दो, सुबह इस पानी के साथ ही इनको उबाल लो अच्छी तरह। जब उबल के याद दे रह जाए एक तरह से, या नीम के पत्ते रात दे रह जाए उसको तो निकाल दें, और जो नीम का पानी है उसमें टॉवल डबोकर पूरा अच्छी तरह घर्षण स्नान करें पूरे शरीर पे, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या करना है आपने, वो नीम का पानी और ज्यादा भी गर्म करके रख ले, वही अपने जो नहाने लगे उसी बाल्टी में थोड़ा और डाल ले, और मुल्तानी मिट्टी भिगो दे रात को पानी में, चाहे नीम के पानी से ही मुल्तानी मिट्टी भिगो दें तो उससे बहुत, और पूरे शरीर पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं, उसमें थोड़ी गंधक भी डाल लें तो उससे और अच्छा है। जो सोराइसिस की बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। या हल्दी भी उसमें डाल सकते हैं, या हल्दी को शहद को मिलाकर रख ले, उसमें थोड़ा सा गंधक भी मिलाकर रख ले, वो एक बार नहाने के बाद वो पूरे शरीर पर उसकी थोड़ा मसल से लें तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर 2-3 घंटे बाद नहा लें या पड़ा रहने दें, उसको लगा लें, या जहाँ जहाँ सोराइसिस है वहाँ इसका लेप लगा लें। सोराइसिस कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो सोराइसिस का भी इलाज होता है कम से कम 1 साल का होता है, कम से कम 1 साल का होता है। साथ में संस्था की तरफ से वो इलाज करा ले तो बहुत ही अच्छा आपको सर इफेक्ट पड़ जाएगा। जो सोराइसिस की बीमारी है, जो निशान धब्बे जो पड़ जाते हैं वो भी उससे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और मुल्तानी मिट्टी से नहाएं, उसी का लेप लगाएं, साबुन कोई यूज ना करें, कोई केमिकल का साबुन यूज ना करें, तो इससे बहुत अच्छा। चीनी ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, इन चीजों का और परहेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा सर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका ओपी मिश्रा जी, आपने कॉल किया मध्य प्रदेश से हमारे इस प्रोग्राम में। बढ़ते हैं फिर से हम कुछ एसएमएस की तरफ। आप सभी की समस्याएं हैं। 2 एसएमएस डॉक्टर साहब आए हैं। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें रोहतक से एसएमएस किया है, और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से किया है, लेकिन सवाल दोनों के एक हैं। ये जानना चाहते हैं कि शरीर पर सफेद दाग। हमारे रोहतक के दर्शक कहते हैं कि उनकी कोई रिलेटिव हैं, 13 साल की लड़की हैं, जिन्हें 2 महीने से शरीर पर सफेद दाग हैं। देखो, दाग का तो वैसे तो संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छा सेट दिया जाता है जिससे सफेद दाग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल का तो कोर्स करना ही करना पड़ता है। इफेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे बच्ची हो तो जल्दी ठीक हो जाएगी, जिसका ज्यादा पक जाती है, जीप आ जाता है, तो वो ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सफेद दाग ये ठीक होते जाएंगे। फिर भी क्या करें, उड़द की जो दाल होती है धुली हुई, उसको रात को पानी भिगो दे, सिलबट्टे पर अच्छी तरह पीस कर, वो जब चिकनी बन जाए, बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह हो जाए, उसको उन दाबो मतलब जहाँ जहाँ सफेद दाग है वहां पर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और बच का चूर्ण जैसे वो ले लें, वो भी आधा चम्मच सुबह शाम खाएंगे शहद के साथ मिलाकर, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा।
जी, तो आप इन उपायों को अपनाइए और आपकी जो समस्या है सफेद दाग की तो जरूर दूर होगी। अगला एसएमएस डॉक्टर साहब हमारे पास एक और है। एक हमारे दर्शक हैं यूपी वेस्ट से, हम एसएमएस कर रहे हैं और ये लिखते हैं कि खाना खाने के बाद पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है। देखो, ये एसिडिटी की बीमारी होती है, जो दर्द होता है जैसे यहाँ पर, या खाना ऊपर की तरफ आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ये गैस एसिडिटी के कारण ही होता है। इसको अगर अभी से ठीक कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में यूरिक एसिड भी बढ़ने लग जाता है और बीमारी आ जाती है, फिर हार्ट में बीमारी आने लग जाती। क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वही तेजाब बन जाता है, तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो। मतलब समझदार आदमी है तो जब खाना ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि ये कागज हमारा होता है, इसका ढक्कन खुल जाता है एक्चुअल में, तो ये खाना हमारा ऊपर की तरफ, या जो खाएंगे तो ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ेगा। तो उसको मैं कह रहा हूँ पहली स्टेज पर अगर रोक लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्या करना है, जो दूब घास होती है, जो पार्कों में घास लगी होती है, इसके 10-15 पत्ते अपना तोड़ लें, इसको धो लें और ये पत्ते चबाएं, इसका या जूस भी बना के पिएं, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ये बीमारी खत्म होएगी। और जो तूड़ा होता है, जो पशुओं को डालते हैं चारा, जो गेहूं का एक तरह गेहूं के ज्वारे जो बोले जाती है, उसको लाकर भिगो कर रख दे, सुबह उसे पानी को पी ले उसको छान के, तो उससे ये बीमारी खत्म होती जाएगी। और एक जो छोटी हर्ड होती है, काले वाली हर्ड, जो छोटी वाली हर्ड होती है, ये मुंह में डाल लें, पूरा दिन उसका मुंह में चूसते रहे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। गैस है, एसिडिटी है, ये बीमारी खत्म होती चली जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, एक एसएमएस गुजरात से है जो हमारे पास आया है और ये दर्शक हमारे लिख रहे हैं कि इनके अंकल की बॉडी पर बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं, इनका क्या कर सकते हैं? उम्र इनकी 47 साल। हाँ देखो, शरीर में गांठे पड़ जाएं या पूरी मोटी मोटी वो हो जाए तो क्या करते हैं, हल्दी जो होती है, हल्दी को रात को दूध में 1/4 चम्मच डाल के ले। हल्दी में क्या करता है, कुकरमीन होता है, हर तरह की गांठों को मेल्ट करता चला जाता है, गांठे बढ़ने नहीं देगा। तो धीरे 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 सारे शरीर की गांठें मेल्ट हो जाएंगी, कैंसर नहीं बनने देगी हल्दी। दूसरा क्या करना, हल्दी को ही गर्म करके तवे में भून कर रख लें, शहद में मिलाकर, वो उन पर गांठों पर लगाएंगे, उसका लेप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे गांठ हो जाती है तो उसका संस्था की तरफ से शहद दिया जाता है, वो 8-9 महीने अगर यूज कर लेंगे तो गांठ सारे शरीर की मेल्ट होती चली जाएंगी। और आप देखते रहिए ये विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य संजीवनी। डॉक्टर अनिल बंसल हम सबके साथ लगातार बने हुए हैं, आप सभी की हर एक समस्या के समाधान और निदान के लिए। बहुत सारे अचूक नुस्खे आपके निरोग रहने के लिए और आपके रोगों को दूर रखने के लिए, लंबी आयु के लिए उनके पास हैं। यहाँ पर समय एक छोटे से अंतराल का, एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये हर्निया के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, या पेट मोटापा, जिनका पेट ही लटक जाता है, उसके लिए पहले वज्रासन में बैठे और फिर पैरों को चौड़ा करेंगे, पूरा पैरों को चौड़ा कर लें, मतलब शरीर बिल्कुल बाहर अंदर आए। फिर पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हर्निया का रोग बहुत ही अच्छा होगा। फिर बढ़े, पूरा लंबा गहरा सांस भरें और पूरा उठें और सांस छोड़ते हुए, जिनको डिप्रेशन है हा करते हुए नीचे आएंगे। तो फिर एक बार लंबा गहरा सांस भरे, ऊपर बैठे। जिनको हर्निया का रोग 25 बार कम से कम करें, या प्रोस्टेट ग्लैंड जिनका बढ़ जाता है वो इस क्रिया करेंगे, क्योंकि वजन नाड़ी से एकदम खींच जाती है तीर कमान के साथ। जैसे वजन नाड़ी खाने को हजम करती है, जब ये वजन नाड़ी और खींच जाती है तीर कमान के साथ, तो पाचन प्रणाली वैसे ही ठीक होती है। जो पेट मोटापा है, हर्निया का रोग या प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसी एक आसन से ठीक हो जाते हैं। थायराइड, कफ, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। हमारा नंबर है 0। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। हमारा नंबर है 0। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र। नागपुर ब्रांच 9 रावल अपार्टमेंट, लश्करी बाग, नियर सविता गैस एजेंसी, नागपुर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। स्वास्थ्य संजीवनी यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी डॉक्टर अनिल बंसल के पास है, जो आपके स्वास्थ्य के अचूक नुस्खे लेकर आए हैं आपके स्वस्थ रहने के लिए और आपके रोगों को हमेशा के लिए आपसे दूर रखने के लिए। रोग कितना भी पुराना हो, उसकी जड़ कितनी भी गहरी हो शरीर में या फिर आपकी पूरी परिवार में या फिर आपके वंश में, लेकिन कुछ नुस्खे अगर आप अपनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं लगातार, तो यकीन मानिए आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे नुस्खे हैं जो आपकी उस बीमारी और रोग को हमेशा के लिए आपसे, आपके शरीर या आपके परिवार से दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप कॉल करें और आप जानें डॉक्टर अनिल बंसल से योग की कुछ मुद्राएं, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के नुस्खे जो आपकी बीमारी को आपसे हमेशा दूर रखेंगे और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नोएडा से हमारे साथ मोनिका जी हैं। मोनिका जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे कब्ज और गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। कब से रहती है? ये हो गया 4-5 महीने से है। नहीं, ये कब्ज गैस की 4-5 महीने से तो पुरानी बीमारी होती है वैसे तो। नहीं, ये अभी हुई है तो मैंने आपका प्रोग्राम देख के जो वैदिक अमृत मंगवाया अभी 15-20 दिन ही हुई है। अच्छा, मंगवाया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। कितना लाभ मिला उससे? उससे तो मेरे को काफी लाभ मिल गया है। तो अब ये एक ही महीना लेना है या ज्यादा फिर दोबारा भी मंगवाना है? नहीं देखो, 4-5 महीने की बीमारी तो एक महीना लेकर छुट्टी फिर तो जरूरत ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि अब कितना आराम पड़ेगा उससे? जैसे उससे तो मतलब जैसे पहले तो नहीं पड़ा था, अभी ये 5-6 दिन से ही ज्यादा पड़ा है आराम। नहीं मतलब लिए 15 ही दिन तो हुए ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो 5 दिन में तो देखो स्टार्ट होती है, मतलब ठीक करना। ये तो है, एलोपैथी तो है नहीं एकदम में ये असर कर दे, तो 5-7 दिन में धीरे धीरे आराम करने लग जाती है। पहले ये बताओ, जैसे लैट्रिन क्रैक कितने दिन में आती थी? पहले हो जाता था, 2-2 दिन में आती थी, 2 दिन फ्रेश होना पड़ता था। हाँ नहीं, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो कब्ज की जो बीमारी होती है बड़ी मुश्किल से ठीक होने पाती है। अब ये धीरे धीरे बीमारी को खत्म ही कर देगी, तो 1-1.5 महीना लेकर अपना छोड़ देना। फिर दूध में रात को मुनक्का डाल कर पीते रहेंगे, दिन में आप छाछ पियोगे तो काम ही बन जाएगा। तो ये 1-1.5 महीना आप ले लो, इससे ही बहुत अच्छा। अब मतलब कितना आराम महसूस कर रहे हो जैसे 10-15 दिन में? 10-15 दिन में काफी आराम महसूस हो रहा है। मतलब इसीलिए हम पूछना चाहते हैं, मतलब कि जैसे हमने एक स्पेशल वाला मंगवाया था। नहीं, वो एक ही होता है हमारा, तो एक ही होता है स्पेशल में। तो मतलब अब तो एक का ही कर रखा है, एक ही रेट होता है। तो हाँ जी, बहुत ही अच्छा, मतलब कि आराम पड़ा उससे काफी। हाँ नहीं, आराम तो देखो उसने तो काम करना। जब आपने पैसे खर्च दिए तो आराम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कब्ज के रोगी पैसे नहीं खर्च पाते, ये भी एक समस्या होती है। जब आपने पैसे ही खर्च दिए तो आराम तो देखो पड़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी को थोड़ा देर में पड़े, जैसे आपने देखो एकदम लेते ही तो नहीं पड़ा, फिर धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद शुरू लगा था। हाँ 5-6 दिन, क्योंकि धीरे धीरे बीमारी को इसने तो जड़ से खत्म करना है। और 1-2 महीना और लेकर छोड़ दोगे तो और अच्छा है, ये कब्ज की बीमारी छूट ही जाएगी। पहले भी बीमारी तो रहती होगी आपको, जैसे पता नहीं है, जैसे अब तो ज्यादा पहले कई बार सुबह चले गए शाम को चले गए, ऐसा होता था आपको पहले 5-6 महीने से पहले? ये बताओ। हाँ जी, ऐसे ही होगा, ध्यान नहीं दिया उस समय। अब जैसे 5-6 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ नहीं तो चलो ठीक है। तो नहीं आप फिर बार बार जाते हो जैसे पहले ये स्थिति थी पहले? हाँ जी, मतलब जैसे हजम, मतलब जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन जाना पड़ता था ना। अच्छा। हाँ नहीं चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मोनिका जी, आपने कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में। और नोएडा से आप बोल रही थी, डॉक्टर साहब ने जो आपको कब्ज से दूर रहने के उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को जरूर अपनाइए, तो कब्ज आपकी हमेशा के लिए आपसे दूर होगी और बहुत कम समय लेगी ये दवाई आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में। डॉक्टर साहब, कब्ज की यहाँ पर जो शिकायत आई मोनिका जी से, ये एक बहुत आम बीमारी है। हमने देखा है कि अक्सर जो लोग रहते हैं अगले दिन जब सोकर उठते हैं सुबह, फ्रेश होने में सबको दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसकी जो मुख्य वजह है वो कब्ज ही है। हाँ देखो, कब्ज की जैसे बीमारी थी, अब 2-2 दिन में मान लो किसी को लैट्रिन आए तो चेहरे से रोने की गायब होने लग जाती है। वही फिर धीरे धीरे हार्ट की बीमारी बन जाती है, फिर गैस बनेगी, हार्ट की बीमारी बन जाएगी। अगर हम तो कहते हैं पहले ही स्टेज पर अगर संभल जाए आदमी तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। मान लो किसी को 2 दिन में या 3 दिन में लैट्रिन में या मतलब बार दिमाग वहीं रहेगा, तो देखो गंदी चीज पड़ी है, वो पड़ी है वो तो सड़ेगी तो फिर हार्ट की तरफ हार्ट को गंदा करेगी। तो ये बड़ा इफेक्ट होता है। आदमी चूर्ण चार्ण खाता रहता है, उससे बीमारी तो ठीक नहीं होती और कब्ज ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रेचक जो दवाई होती है वो नुकसान ही करती है। जैसे अब देखो, हमने वैदिक अमृत दिया, आपके सामने बात था भाई, 10-5 दिन 15 दिन लेते हुए 10 दिन में आराम नहीं पड़ा उनको। उसका कारण क्या है? रेचक दवाई नहीं थी, क्योंकि अगर वो तो लेते ही अगले दिन लैट्रिन आ जाती। रेचक दवाई हमने दी नहीं, क्योंकि
ये वैदिक अमृत क्या करता है, कब्ज को जड़ से खत्म करता है, धीरे धीरे तोड़ता है। अब 5 दिन जब उनको 10-12 दिन 5 दिन हो गए, तब उन्होंने कहा भी 5 दिन में अब थोड़ा सा मेरे को आराम मिलने लग गया। तो क्या होता है, जो ये जितने भी कब्ज के जो चूर्ण होते हैं, मतलब वो रेचक होते हैं, सनाई डली होती है, और मतलब एकदम लैट्रिन ला देंगे, लेकिन अगले दिन फिर कब्ज बन जाएगी, और वही एक तरह से रोगों का मेन कारण है। उसके कारण ही कब्ज ज्यादा बन जाती है। तो सिस्टम जब तक ठीक होगा, फिर जैसे अभी 1-2 महीना वैदिक अमृत ले लिया, ये कब्ज को मलान्तों को साफ कर देंगे। जो मल चिप क्या होता है हाथों पे, धीरे धीरे उसको उखाड़ देंगे। जब वो उखड़ने लग जाएगा तो कब्ज टूटने लगेगी। पेट पर ठंडी पट्टी बांध दे, तो जैसे फोन कट गया था, नहीं तो हम बात करते। पेट पर ठंडी पट्टी बांधने से जो मल चिप क्या होता है वो उखड़ता है, और हार्ट की बीमारी फिर नहीं बढ़ पाएगी कभी जिंदगी में। फिर जैसे वैदिक अमृत ले लिया, हार्ट की बीमारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से जब सफाई हो जाएगी तो हार्ट में कहां से बीमारी आएगी, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा, धीरे धीरे अपने आप ही मतलब शरीर को एनर्जी दे देगा। तो कब्ज की बीमारी नहीं, गैस नहीं रहेगी, एसिडिटी नहीं रहेगी, जो तला हुआ खाता है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि लीवर के फंक्शन को एकदम ठीक कर देता है। तो जिससे और बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती, पता भी नहीं चलता आदमी ने। और पेट पे जैसे ठंडी पट्टी बांधे, फिर रात को दूध में मुनक्का ही डाल के पी लेंगे, उससे ही कब्ज टूटती चली जाएगी, फिर मतलब वैदिक अमृत लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और अगले दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं गुजरात से, जिगर जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं। जिगर, आपका स्वागत है, बताइए। हाँ सर। जिगर जी, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करें, फोन से ही सुने हमारी बात। हाँ, फोन से ही आप बोलिए। हेलो। हाँ सर, बताइए। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है मुझे 4-5 साल से। डिप्रेशन रहता है? हाँ जी। हाँ देखो जिगर जी, क्या करे, एक तो वज्रासन में बैठ के पैरों को चौड़ा कर ले, हिप्स जमीन पर टिक जाए, सांस भरते हुए ऊपर उठे और हा करते हुए नीचे बैठे। इसको 25 बार सुबह, 25 बार शाम को करेंगे तो डिप्रेशन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा आपने क्या करना, सेब का जूस, सेब का ताजी जूस निकाल के पिए, क्योंकि सेब के जूस में मैलिक एसिड होता है जो दिमाग को और टोनक कर देता है, बहुत ही एनर्जी देता है। मेगा 3 भी होता है, बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। और हो सके तो ये आटा बनाएं, गेहूं का, चने का और जौ का, जौ यानी बारले, इसका आटा रोस्टेड करके भून के खाएंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। जो डिप्रेशन की दवाइयां खाई जाती हैं जिससे क्या होता है, माइंड कमजोर होने लग जाता है, वो बीमारी भी आपकी खत्म होगी। और जो ये मैंने बताई हा वाली क्रिया, ये करेंगे, साथ में आभा मंडल वाली क्रिया करें, इससे तो डिप्रेशन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और ये आपका कब डिप्रेशन खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे घबराहट है या किसी से बात करने को मन ना करे, या जैसे डिप्रेशन का जो रोग है वो इससे बिल्कुल ही खत्म होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए जिगर, आपने कॉल किया गुजरात से। डिप्रेशन डॉक्टर साहब आजकल एक बड़ी आम समस्या है हमारे आसपास के लोगों में, और इसकी बड़ी वजह जो रहती है वो तनाव भी रहती है, आपका लाइफस्टाइल भी रहता है, या फिर एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि आप अपने आप को खाली नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ जी, हमेशा व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या में लगे रहते हैं, ये भी वजह। देखो डिप्रेशन क्या होता है, जो जिसको होता है वही जानता है। देखो हम तो कहते हैं, कई बार हम कहते हैं चलो पैसे की कमी के कारण या कोई बात, एक बार दिमाग में कोई बात घुस जाए आदमी को और फिर निकल नहीं पाए, वही डिप्रेशन में चला जाता है। हम तो कहते हैं भाई रोड पर आप लड़ना नहीं चाहिए, हो सकता है ये डिप्रेशन में हो। कोई आदमी ज्यादा एक ही बात पर झगड़ा कर ले, और क्या होता है डिप्रेशन में होता है। जैसे कई ट्रेन में या बस में आदमी झगड़ा कर लेते हैं, एक कई किसी को डिप्रेशन होता है, रोग होता है एक्चुअल में। क्या होता है, आपने यहाँ से यहाँ चीज रख दी और डिप्रेशन में होगा, वो आदमी झगड़ने लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जो रोड पर ये जो बस में मतलब चलते हुए या ट्रेन में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो सामने आपको बैठा हो डिप्रेशन में हो, तो बीमारी हो एक तरह से। कई बार दवाई भी नहीं खाता, डिप्रेशन वाला कभी भी नहीं कहता कई बार मैं डिप्रेशन में हूँ, तो कहेगा मैं तो बहुत ठीक हूँ। तो ये कई बार हम ये कहते हैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, सहनशीलता से उससे बातें करें। हो सकता है कि वो डिप्रेशन का रोगी हो, तो इसलिए कभी भी झगड़ना नहीं। कई बार जैसे गाड़ी चलाते चलाते आदमी को तो वही डिप्रेशन के फिर रोग हो जाते हैं, इसने मेरे को क्यों कह दिया, यो क्यों कह दिया, फिर वो धीरे धीरे वही आदमी एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। एक तो आभा मंडल की क्रिया करें, किसी से सद्भावना रखे, झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करें, और ये क्रिया करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। डिप्रेशन से आदमी एक तरह से निकल ही जाता है। जी डॉक्टर साहब, एसएमएस हम लेते हैं, और यूपी वेस्ट से हमें 2 एसएमएस हैं, और दोनों ही हमारे जो दर्शक हैं 12 साल की पूजा हैं। इसके अलावा एक और दर्शक हैं हमारे, इन्होंने नाम और उम्र तो अपनी नहीं लिखी है, और ये दोनों ही लिख रहे हैं कि ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है। हाँ, जो सफेद पानी आता है तो इसके लिए क्या करें। वैसे तो अनार का जो जूस है
वो पिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। या अनार के पत्ते का जो छिलका होता है ये भी लेंगे और केला खाएं, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या करें, देखो इसका तो पूरा सेट होता है, 4 महीने का कोर्स कराते हैं संस्था की तरफ से। जो सफेद पानी है या जैसे लकोरिया कह देते हैं, ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि जिनको लकोरिया की बीमारी लंबे टाइम तक हो जाए, फिर कमर में दर्द होने लग जाता है, शरीर सूख जाता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो सारी निकल जाती है एक तरह से। तो जो लकोरिया का इलाज है वो 4 महीने का तो कम से कम होता है। तो संस्था की तरफ से इसका पूरा सेट मंगा सकते हैं, तो ये लकोरिया की बीमारी खत्म ही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने एसएमएस किया, आपने कॉल किए, और डॉक्टर साहब अब समय दर्शकों से विदा लेने का भी हो चला है। तो आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी हमारे इसी विशेष कार्यक्रम की मंच से, जिसका नाम है स्वास्थ्य संजीवनी। डॉक्टर अनिल बंसल आप हम सबके बीच में मौजूद रहे इस कीमती समय के लिए, और स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के अमूल्य नुस्खे बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार। अर्धमतेंद्रासन, डायबिटीज वाले रोगी इसको खाना खाने से 10 मिनट पहले अगर 5 मिनट के लिए एक पैर से 5 मिनट के लिए दूसरे पैर से लगाएंगे तो डायबिटीज में बहुत अंतर होगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा से यदि आप परेशान हैं तो वैदिक अमृत घर बैठे मंगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य संजीवनी आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय दें। हमारा ईमेल एड्रेस है vansalyoga@gmail.com। और देखना ना भूलिए, हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। हमारा नंबर है यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। हमारा नंबर है लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय, कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय, फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र। नागपुर ब्रांच, 9 रावल अपार्टमेंट, लश्करी बाग, नियर सविता गेस्ट एजेंसी, नागपुर।